हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र। ठीक है, अब गुणसूत्र है क्या? नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, काफ़ी बार आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, गुणसूत्र वगैरह आप लोग छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, गुणसूत्र है क्या? गुण मतलब जो आपके गुणों को ले जा रहा है, ठीक है, और सूत्र का मतलब होता है धागेनुमा संरचना, यानी वो संरचनाएं जो आपके गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगमन करती है। ठीक है ना, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उनका वंशानुगमन करती है, एक वंश से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करती है, लाती हैं और ले जाती हैं। आई बात समझ में? यहाँ तक तो ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ऐसी क्या बात है, इनमें मेन चीज क्या होती है कि जो आप लोगों के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इनके अंदर जो मेन चीज होती है वो क्या है, इनके बेटा धागेनुमा संरचना, इनके अंदर जो है वो डीएनए। आई बात समझ में? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम क्या है बेटा? डीएनए के अगर पूरे नाम की बात करें तो उसका नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब गुणसूत्र में बेटा ये डीएनए होता है, डीएनए क्या करता है, लक्षणों को, कैरेक्टर्स को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करने का काम करता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाने और ले जाने का काम करता है। आई बात समझ में? तो गुणसूत्र की अगर हम लोग परिभाषाएं देखें तो ये धागेनुमा संरचनाएं हैं जो क्या करती हैं, जो आनुवंशिक गुणों के वाहक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, यानी ये रंगीन, अच्छा इंग्लिश में बेटा इसे क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमो का शब्द है बेटा कलर, ठीक है, और सोम को होता है बॉडी, यानी कि कलर युक्त जो कणिका रूपी संरचनाएं हैं वो क्या कहलाती है? क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये क्या है? रंगीन धागेनुमा संरचनाएं हैं। आई बात समझ में? ये रंगीन धागेनुमा संरचनाएं हैं जो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित है। काफी बार क्वेश्चन आता है कि गुणसूत्र कोशिका में कहां स्थित होते हैं बेटा? केंद्रक में। ठीक है, एवं आनुवांशिक, अब आनुवांशिक अनुसरण करना, पीढ़ी दर पीढ़ी जाना, आनुवंशिक गुणों के वाहक या वाहन का कार्य करते हैं। ठीक है, आनुवंशिक गुणों के वाहन का कार्य करते हैं। क्लियर है? क्लियर। अब काफी बार लड़ाई होती है बेटा इसकी खोज के ऊपर, क्योंकि कुछ अलग बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं लोग। ठीक है ना, खोज किसने की थी बेटा? सबसे पहले ई स्ट्रासबर्गर जो है, अब बर्गर यहाँ कोई खाने वाला नहीं है, ठीक है, ई स्ट्रासबर्गर ने सेल में से इन्हें अलग किया। और किस समय अलग किया बेटा? जब कोशिका का विभाजन हो रहा था। किस समय अलग किया? जब कोशिका का विभाजन हो रहा था। हम लोग कोशिका के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक कोशिका क्या होती है? डिवाइड होती है, विभाजित होती है प्रत्येक कोशिका, और विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो कोशिका विभाजन के समय इसे अलग किया गया। कब अलग किया गया बेटा? कोशिका विभाजन के समय। ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्ट्रासबर्गर ने इसे कोशिका विभाजन के समय अलग किया और डब्ल्यू वाल्डेयर ने इन्हें नाम दिया। अब पता है आपकी बुकों के अंदर बेटा क्या नाम दिया गया है? बुकों के अंदर बेटा नाम दिया गया है कि हालांकि एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, 1882 में डब्ल्यू वाल्डेयर ने इसकी खोज की। हाँ ठीक है, करेक्ट है, हम लोग उनको भी गलत नहीं मान रहे, क्योंकि जिन्होंने नाम दिया टैग उसका लगना है, ठीक है, ठप्पा उसका लगना है। आई बात समझ में? लेकिन उससे पहले स्ट्रासबर्गर ने उसे अलग कर दिया था, बट वो क्या है इसके बारे में बता नहीं पाया था। आई बात समझ में? ई स्ट्रासबर्गर ने अलग किया और डब्ल्यू वाल्डेयर ने इनका क्या दे दिया? नाम दे दिया। ठीक है, अब एक और वैज्ञानिक आए बेटा 1882 के बाद में, एक और वैज्ञानिक आए, लगभग 1902 या 1905 के करीब आए थे। ठीक है ना, क्या किया? उनका नाम था वाल्टर सट्टन और थियोडोर बावेरी। पूरा नाम क्या था? वाल्टर सट्टन और थियोडोर बोवेरी या बावेरी कोई पागल नहीं था, वो बोवेरी नाम था उसका वैसे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि चांदनी लगाते तो बोवेरी को बावेरी भी लिखते हैं। ठीक है ना, थियोडोर बोवेरी, उन्होंने क्या दिया? उन्होंने वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। केवल ये बताया, अब यहां तक तो ठीक है, नाम दिया, पता लगाया और नाम दिया, लेकिन एक्चुअल में जो थियोडोर बावेरी, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि गुणसूत्रों के कार्यों के बारे में बताया था। अब आनुवंशिक सिद्धांत का मतलब पता है क्या है? गुणसूत्रीय सिद्धांत का मतलब पता है क्या है? कि भाई कोई भी लक्षण है ए, अब ए लक्षण है वो बी जनरेशन से सी में जा रहा है,
तो उसको ले जाने का काम कौन कर रहा है? गुणसूत्र। क्यों कर रहा है? क्योंकि गुणसूत्र में डीएनए उपस्थित है। क्योंकि गुणसूत्र में क्या है? डीएनए उपस्थित है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इसका नाम दिया वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ठीक है, वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। और ये बताया कि प्रत्येक जीव में आनुवंशिक गुणों का वहन जो है वो कौन करता है? गुणसूत्र करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, संगठन की, कि किस किस से बना हुआ है। संगठन जो संगठन होता है, ठीक है, वो किस किस से बना हुआ है। तो नॉर्मली धागेनुमा संरचना है, जब हम केंद्रक में देखते हैं तो, और ये केंद्रक में उपस्थित होती है। किससे होती है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक सूत्री डीएनए होता है और उसके साथ में बेटा प्रोटीन जुड़ी रहती है, जिसे आप लोग हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, क्लास 12th में जब आप जाओगे तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन किस तरीके से जुड़ते हैं, न्यूक्लियोसोम किस तरीके से बनता है, वो डिटेल में पढ़ोगे। यहां पर हमें क्या याद रखना है? केवल इतना याद रखना है कि गुणसूत्र के अंदर एक सूत्री डीएनए होता है और उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी हुई रहती है। आई बात समझ में? क्लियर है? अब बात करते हैं संख्या। ये भी अपने आप में एक नया क्वेश्चन लेके आता है। हालांकि लोग क्या करते हैं, गुणसूत्र की संरचना बनाई, डायग्राम बनाया और छोड़ दिया। ठीक है, और संरचना समझा दी, बस इतना बहुत है। लेकिन संख्या का भी अपना अलग रूल है भाई। प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य में 46 है, कुत्ते की बात करें तो उसमें 20 है, हाथी में नॉर्मली 150 के करीब होते हैं, गुलाब में 10 है, चूहे में 8 होते हैं। ठीक है, 8 और 16 का पेड़ होता है। क्लियर है? आपके ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी होती है, उसमें 7 ही होते हैं, उसमें 7 और 14 का पेड़ होता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या होता है आप लोगों का संख्या। अच्छा, संख्या को नॉर्मली मैं बात करूं आप लोगों को, तो संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लॉइडी, प्लॉइडी या फिर गुणिता। गुणिता कोई लेडीज का नाम नहीं है, गुणिता। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या, कोशिका में गुणसूत्र की संख्या। और इस गुणिता के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। गुणिता की संख्या में के आधार पर या गुणसूत्र की संख्या के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। पहली जो आपकी द्विगुणित, द्विगुणित, और दूसरी है अगुणित। याद रख लीजिएगा, हालांकि आपको अगर लिखना है तो लिख भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द्विगुणित वो कोशिकाएं जिनमें संपूर्ण नंबर पाए जाते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या पाई जाती है। अब पूर्ण संख्या का मतलब द्विगुणित का, यानी अगर हम लोग बात करें तो गुणसूत्र किसमें? सम संख्या के रूप में उपस्थित होंगे। या फिर अगर हम बात करें तो इसमें गुणसूत्र के क्या बन सकते हैं? जोड़े बन सकते हैं, पेयर का फॉर्म में रह सकते हैं। गुणसूत्र के क्या बन सकते हैं बेटा? जोड़े बन सकते हैं, पेयर के फॉर्म में रह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 46 क्या है? मानव, अगर मानव कोशिका की बात करें तो एक तो है 46। ठीक है, तो 46 क्या है? द्विगुणित। 46 क्या है बेटा? द्विगुणित। और इसे 2n, याद रखिएगा, 2n से डिनोट किया जाता है, उससे दर्शाया जाता है। ठीक है, अच्छा 46 की बात करें तो 46 से कितने जोड़े बन सकते हैं? 23 जोड़े बन सकते हैं ना। यानी वो द्विगुणित कोशिकाएं वो होती है जिनमें गुणसूत्र जो है वो किस रूप में स्थित होते हैं? जोड़े के रूप में स्थित होते हैं, पेयर के फॉर्म में स्थित होते हैं। ठीक है, अब इसका अपोज अगर बात करें हम लोग अगुणित, तो अगुणित की नॉर्मली बात करूं तो अगुणित कोशिकाएं वो हैं जिनमें गुणसूत्र जो है वो विषम संख्या में है। पहली बात, अगर गणित के रूप में बात करते हो आप, मैथ के रूप में बात करें तो गुणसूत्र क्या है? विषम संख्या में, पहली बात। दूसरा, गुणसूत्र के क्या है? जोड़े कभी नहीं बन सकते, उसमें जोड़े नहीं बन सकते। ठीक है ना, गुणसूत्र का पेयर नहीं बन सकता। ठीक है, तो अगर हम बात करें अगुणित की, तो अगुणित को आप लोग, ठीक है बेटा सुनिएगा मेरी बात, हम लोग n से, हैप्लॉइड को n से शो करते हैं, यानी 2n/2 बराबर n। ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब 2n कितना है? 46, और उसमें 2 का भाग दे दो 23, यानी 23 अलग अलग गुणसूत्र होंगे। वो तो होगा अगुणित, जहां पर जोड़े बन ही नहीं रहे, सब गुणसूत्र अलग अलग है। ठीक है, अगुणित। और अगुणित की बात करें तो मनुष्य में जो युग्मक कोशिकाएं हैं वो तो अगुणित होती हैं, और दैहिक कोशिकाएं क्या होती हैं? द्विगुणित। ठीक है, ठीक है। अब प्रकार, एक और अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, प्रकार। कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर अगर बात करें, कार्य के आधार पर तो गुणसूत्र क्या है? हमारे शरीर में अलग अलग कार्य का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है दैहिक, जिसे आप लोग ऑटोसोम बोलते हो, दैहिक गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम। ठीक है, जो हमारे शरीर में दैहिक गुणों, जैसे त्वचा का रंग, आपकी हाइट, आपके बालों का रंग, आपकी आंखों की, नेत्र की पुतली का रंग, ठीक है, आप लोगों के उठने बैठने का तरीका, यानी कि इन सब चीजों की का जो निर्धारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम या दैहिक गुणसूत्र। ठीक है, ठीक है।
अगर मानव की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य में 46 यानी कि कितने गुणसूत्र हैं? 23 जोड़े। अब 23 जोड़ों में से जो शुरुआत के 22 जोड़े हैं, अब 22 जोड़ों का अगर हम लोग गुणा करते हैं 2 से, तो कितने होंगे? 44 गुणसूत्र जो है वो क्या होंगे? दैहिक गुणसूत्र होंगे, जो आपके दैहिक गुणों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब आता है अगला लिंग गुणसूत्र, जिसे आप लोग एलोसोम बोलते हो। ये क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं, यानी कि नर और मादा का निर्धारण करते हैं। आई बात समझ में? तो मानव की अगर हम लोग बात करें, तो मानव में जो अंतिम जोड़ा होता है, लास्ट पेयर है, वो लास्ट पेयर जो है वो मेल में XY और फीमेल में XX। ठीक है, तो नर, मानव में नर में विषम युग्मिकता पाई जाती है। आई बात समझ में? जब हम लिंग निर्धारण पढ़ेंगे क्लास 12th में, तब उसमें डिटेल में समझाएंगे। क्लियर है? अब उसके बाद अगर बात करें कार्य के आधार पर की बात करें, तो गुणसूत्र बिंदु के आधार पर, तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रोमियर के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। अभी उसको संरचना के बारे में बाद में बताते हैं। संरचना की अगर हम लोग बात करें, नॉर्मली गुणसूत्र जो है, एक गुणसूत्र के अंदर बेटा 2 भुजाएं होती है, जिन्हें आप लोग क्या बोलते हो? क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड। अब गुणसूत्र जो है, ये भुजाएं जो है किस तरीके से जुड़ी रहती हैं वो भी आगे बताएंगे। नॉर्मली दोनों भुजाएं जो है बीच में से, जहां पर दोनों भुजाओं के जो मिलने की जगह है, उसे आप लोग बोलते हो सेंट्रोमियर। सेंट्रो मतलब सेंटर में, और मियर मतलब यूनिट या इकाई। ठीक है, और इसे आप लोग प्राथमिक संकीर्णन का नाम देते हो। किसका नाम देते हो बेटा? प्राथमिक संकीर्णन का। ठीक है, और सेंट्रोमियर के अंदर अब सेंट्रोमियर के चारों तरफ एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? काइनेटोकोर। क्या बोलते हो बेटा? काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर का क्या काम है? जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो तुर्क तंतुओं को, आगे आएगा डिटेल में, कोशिकाएं जब विभाजित होती है तो तुर्क तंतुओं को तारक केंद्र से जोड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, गुणसूत्र के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, जिसे आप लोग पेलिकल बोलते हो। याद रखिएगा, पेलिकल के केस में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह अनानुवंशिक पदार्थ है, यानी कि यह कभी भी आनुवंशिक गुणों के संचरण में भाग नहीं लेता है। ठीक है, पेलिकल क्या है? अनानुवंशिक पदार्थ है जो आनुवंशिक गुणों के संचरण में कभी भी भाग नहीं लेता है। क्लियर है? पेलिकल के अंदर की तरफ जो लिक्विड मटेरियल है, जो द्रवित पदार्थ है, उसे आप लोग क्रोमोप्लाज्म बोलते हो या मैट्रिक्स बोलते हो। इसी मैट्रिक्स के अंदर आपका क्रोमोनोमेटा यानी कि डीएनए जो है वो संचित रहता है। आई बात समझ में? और दूसरा, इस क्रोमोप्लाज्म के अंदर काफी तरह के एंजाइम उपस्थित रहते हैं। क्या उपस्थित रहते हैं बेटा? एंजाइम, जो जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आई बात समझ में? क्रोमोनोमेटा एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है, डीएनए है। ठीक है, डीएनए क्या काम करता है? नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है, और डीएनए पर कुछ जगह इस तरीके से कणनुमा संरचनाएं होती है, जिसे आप लोग क्रोमोमियर, क्रोमो होता है बेटा कलर्ड, और मियर होता है यूनिट यानी कि कण, जिसे आप लोग जीन बोलते हो। ठीक है, और डीएनए पर लिख लीजिएगा, एक डीएनए पर जीन के उपस्थित होने का स्थान क्या कहलाता है? लोकाई। ठीक है, लोकाई या लोकस कहलाता है, यानी डीएनए पर जिस जगह जीन उपस्थित रहते हैं उसे आप लोग क्या बोलते हो? लोकस बोलते हो। क्या बोलते हो? लोकस बोलते हो। नीट में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब प्राथमिक संकीर्णन भी हो गया, काइनेटोकोर हो गया। काफी बार क्या होता है गुणसूत्र में, मानव गुणसूत्र की अगर हम लोग बात करें तो हमारे गुणसूत्र में एक द्वितीयक संकीर्णन उपस्थित होता है। ठीक है, प्राथमिक संकीर्णन के अलावा एक द्वितीयक संकीर्णन उपस्थित होता है। हालांकि ये कुछ काम का नहीं है। इसका काम क्या है? अगर कभी प्राथमिक संकीर्णन अनुपस्थित हो जाए तो उसकी जगह ये काम आता है। ठीक है, एक हेल्पिंग हैंड। ओके, द्वितीयक संकीर्णन के ऊपर एक बहुत छोटी सी भुजा होती है, जिसे टीलोमियर कहते हैं। क्या बोलते हो? टीलोमियर। और ये टीलोमियर का काम क्या है? यह मनुष्य में या फिर मनुष्य में, मुख्यतः मनुष्य की बात कर रहा हूं, मनुष्य में उम्र का निर्धारण करती है। क्या करती है बेटा? उम्र का निर्धारण करती है। आई बात समझ में? मानव में किसका निर्धारण करती है? उम्र का निर्धारण करती है। आई बात समझ में? अब उम्र का निर्धारण मतलब जैसे जैसे, काफी बार आता है कि उम्र बढ़ने के साथ टीलोमियर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो इस टीलोमियर का आकार क्या हो जाएगा? छोटा होता चला जाता है। यानी अगर मैं आप बच्चों की बात करूं तो आपकी कोशिका के गुणसूत्र में टीलोमियर का आकार मेरी कोशिका के गुणसूत्र की तुलना में क्या होता है? बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र अभी मुझसे कम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है टीलोमियर का आकार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब टीलोमियर पूरा डिसअपियर हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, इट इज द इंडिकेशन ऑफ क्या? नेचुरल डेथ। ठीक है, यानी कि मृत्यु का इंडिकेशन है। अब इस सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र जो है वो 4 प्रकार के होते हैं कि स्थिति के आधार पर। पहला है मेटासेंट्रिक, जहां पर बेटा
नॉर्मली जो सेंट्रोमियर है वो दोनों भुजाओं के बीचों बीच हो। आई बात समझ में, दोनों भुजाओं के बीचों बीच हो, रिजल्टिंग उसमें दोनों भुजाएं जो है ये वाली और ये वाली दोनों क्या है, समान लंबाई की होंगी। क्या होंगी बेटा, समान लंबाई की होती है। आई बात समझ में। और इसे बेटा वी शेप, अंग्रेजी का जो वी होता है वी शेप क्रोमोसोम बोलते हो, ठीक है, क्लियर है। फिर आता है सबमेटा, यानी जब प्राथमिक संकीर्ण जो है वो अपने स्थान से कुछ थोड़ा दूर की तरफ चला जाएगा, उसे आप लोग सबमेटा सेंट्रिक बोलते हो। और ये बेटा अंग्रेजी के जे शेप कहा जाता है, ठीक है, सॉरी एल शेप कहा जाता है। क्लियर है, क्लियर है। इसमें एक भुजा थोड़ी लंबी और एक भुजा थोड़ी छोटी होती है। एक्रोसेंट्रिक में बेटा क्या होता है, गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र बिंदु जो है वो बिल्कुल आपका जो एंड है, शिरा है, शिरे के नजदीक चला जाएगा, जिसे आप लोग एक्रोसेंट्रिक बोलते हो। और ये अंग्रेजी के बेटा जे शेप की, जे अक्षर की तरह दिखाई देता है। आई बात समझ में। और टीलोसेंट्रिक में बेटा गुणसूत्र जो है वो नॉर्मली गुणसूत्र बिंदु जो है, ये सेंट्रोमियर जो है, इसे आप लोग गुणसूत्र बिंदु भी बोलते हो, गुणसूत्र बिंदु जो है वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट के ऊपर चला जाता है। क्लियर है, क्लियर है। और ये आपको आई शेप दिखाई देता है। काफी बार क्वेश्चन आता है, क्या मनुष्य में टीलोसेंट्रिक अवस्था पाई जाती है? नहीं पाई जाती। नॉर्मल मानव कोशिका में विभाजित होने वाली एक स्वस्थ मनुष्य की कोशिका में ये टीलोसेंट्रिक अवस्था कभी भी उपस्थित नहीं होती है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ये तो हो गया स्थिति के आधार पर। अब इसकी संख्या के आधार पर, गुणसूत्र बिंदु की संख्या के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? पहला है मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक, अब मोनोसेंट्रिक मतलब जिनमें एक उपस्थित हो, ठीक है। दूसरा है डाइसेंट्रिक। डाइसेंट्रिक में दो होंगे, ऐसे दो होंगे। और तीसरा है पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक, पॉली मतलब बहुत सारे, यानी कि जिनमें दो से अधिक सेंट्रोमियर उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाता है आपका पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। वो क्या कहलाता है आप लोगों का पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल के गुणसूत्र के कार्य की। अब गुणसूत्र का मेन काम क्या होता है? इसमें डीएनए है। डीएनए क्या काम करता है बेटा? डीएनए नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों के आनुवंशिक गुणों के वहन का कार्य करता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, रंग के आधार पर जब हम गुणसूत्रों को कलर देते हैं, एसिटोकार्मीन का रंग, एसिटोकार्माइन से जब आप रंगते हो तो रंग के आधार पर जो गुणसूत्र है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो जब रंगोगे तो जो डार्क कलर का रीजन है उसे तो आप लोग क्या बोलते हो? हेटेरोक्रोमेटिन, जो गहरे रंग का रीजन आता है। और जो लाइट कलर का रीजन आता है उसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा? यूक्रोमेटिन। क्या बोलते हो आप लोग? यूक्रोमेटिन, ठीक है, ठीक है। अब गुणसूत्र के अंदर अगर मैं बात करूं, भुजाओं के आधार पर भी गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मोनोवैलेंट और एक होता है बाइवैलेंट, ठीक है। मोनोवैलेंट मतलब इस तरीके से सिंगल एक भुजा है, और बाइवैलेंट मतलब जब प्राथमिक संकीर्णन पर गुणसूत्र जो है वो इस तरीके से जोड़े के रूप में रहते हैं, तो इसे आप लोग बाइवैलेंट, बाइवैलेंट। वैलेंट का मतलब ऐसे वैलेंसी से हम लोग कर सकते हैं केमिस्ट्री में, आप लोग संयोजकता बोलते हो वैलेंसी को, लेकिन यह वैलेंट का मतलब दो भुजा, यानी कि एक भुजा दूसरी भुजा, ठीक है। दो क्रोमोसोम जब आपस में जुड़ जाते हैं तो चार भुजाएं इस तरीके से दिखाई देती है, आप लोग बाइवैलेंट बोलते हो। और मैंने मोनोवैलेंट मतलब जब एक ही गुणसूत्र अकेला होता है, ठीक है, किसी के साथ पेयर बना हुआ नहीं होता, जोड़ा नहीं होता, ठीक है। तो जो जोड़े वाले युग्मित क्रोमोसोम होते हैं उसे आप लोग बाइवैलेंट बोलते हो, और जो अयुग्मित होता है उसे आप लोग क्या बोलते हो? मोनोवैलेंट क्रोमोसोम बोलते हो, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का क्रोमोसोम के बारे में कंप्लीट। काम क्या है क्रोमोसोम का? गुणसूत्र का आनुवंशिक गुणों के वाहक का कार्य करता है। डीएनए है जो कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण भी रखता है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।